जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं? राधे राधे। आज हम लोग आगे क्लास अपना चालू करेंगे। बीच में कुछ दिन वीडियो आप लोग को नहीं प्रोवाइड करा पाए, इसके लिए बहुत बहुत माफी आपसे मांगते हैं। और आगे की ओर हम लोग द्विघात समीकरण के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको देखना है कि हम लोग कैसे उसका हल करें द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का 2 क्लास पिछले बार भी पढ़ा चुके हैं, उसको रिवीजन करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि मूल ज्ञात न करके द्विघात समीकरण का उसका नेचर को बताना, प्रकृति को बताना। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि लिखा हुआ है कि मूल ज्ञात न कर समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हल करना है कि x और y का या x का मान निकालना है, ये ऐसा काम नहीं करना है। करना है यहाँ पर ये कि मूल को ज्ञात न करना है, लेकिन समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगा। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि मूल का प्रकृति कैसे जांचना है, कैसे हम लोग को चेक करना है कि मूल का प्रकृति वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, या समीकरण का मूल समान होगा या असमान होगा, या हल उसका संभव नहीं है। तो इसके लिए हम 3 केसेस आपको बताए थे। उस 3 केसेस में आपको हम बताए थे कि यदि डी का मतलब आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, डी का मतलब होता है, इंग्लिश सीबीएसई वाले बच्चे भी देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देखेंगे। अब एक और आवश्यक सूचना आपको हम बता दें कि अब जो है आप लोग का लाइव क्लास जो है 6 बजे से 7 बजे और 7 से 8 मतलब कि जल्द ही आपका चालू होगा। और एनसीईआरटी सीबीएसई वाले बच्चे और बिहार बोर्ड का बच्चे जो दोनों बच्चे देखेंगे कि प्रतिदिन आपको अब निःशुल्क जो है प्रतिदिन आपको शाम के समय में आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान देना है, एनसीईआरटी का बुक जो होता है सीबीएसई पैटर्न वाले, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और यहाँ पर ये आपको नहीं समझना है कि हम गरीब हैं, ये है वो है। ये आप लोग गरीब हैं अमीर हैं, पैसे से पढ़ाई होता नहीं है। आपके दिल में, दिमाग में, जहन में आपको यदि लगता है कि हम दिलीप सर के क्लास में आके हम कुछ सीख सकते हैं, तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करके और हमारे लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बिल्कुल ही फ्री आपका क्लास मिलेगा। एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब द्विघात समीकरण हो, जब सीबीएसई वाले 2 वेरिएबल्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एपी हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो या मेंसुरेशन, मतलब जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात रही वहां पैसे की बात है, तो हम वैसे बच्चे के लिए ही चला रहे हैं जो बहुत, मान के चलिए कि कुछ गरीब बच्चे हैं या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वैसे बच्चे के लिए ज्यादा ही हेल्पफुल आपका ये चैनल होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ के ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अभी तत्काल ध्यान देना है आपको कि एनसीईआरटी का बुक जरूर आप लोग खरीद लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से निःशुल्क आप मैथ पढ़ सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो है हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी क्लास लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी व्यवस्था, मैट्रिक का टोटल व्यवस्था आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। निःशुल्क आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और 9th वाले बच्चे के लिए भी आवश्यक सूचना है कि 9th वाले बच्चे भी एनसीईआरटी का बुक खरीद लेंगे और हमारे चैनल पर प्रतिदिन शाम के हम नोटिफिकेशन आपको देंगे कि कब से चालू होने वाला है। जल्द ही चालू होगा। हमारे कमेंट्स बॉक्स में जिन जिन लोगों को पढ़ना है वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कीजिए। मेरा नंबर है 7870489485। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें अपना नंबर 7870489485। अब आगे की ओर हम लोग क्लास अपना देखते हैं और क्लास करते हैं। द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो हमारे परीक्षा के लिए, परीक्षा के देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कि मूल को कैसे ज्ञात करना है, मूल को बिना ज्ञात किए हुए उसका नेचर को कैसे पकड़ना है, कि कैसे वो बनेगा या ना बनेगा। हम लोग खेल खेल में ही इसको समझेंगे कि कैसे बनाना है। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात रही, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है कि जिसका सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। और द्विघात समीकरण पहचानने के लिए भी पिछले क्लास जो बच्चे पे छूट गया है
वो पीछे वाले 2 वीडियो डाला गया है, वो वीडियो से आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ सकते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है। द्विघात समीकरण सबसे पहले उसमें बताया गया है कि कैसे पहचानना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, किसको कहेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में देख रहे हैं यहाँ पर कि जब सबसे मैक्सिमम पावर जब यहाँ पर 2 होता है तो इसको हम द्विघात समीकरण समझते हैं। अब जो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर के साथ जो सबसे पहला जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो आपका a कहलाता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो 5 है, तो उसको हम लोग a कहेंगे। अब देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर b जो है, b के साथ में यहाँ पर देखेंगे कि -4 हो जाएगा, और c जो होता है वो जिसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये 0 है। यहाँ पर देखना है, अब 0 जो कह रहे हैं हम, 0 का मतलब ये नहीं समझना है कि 0 उसका कोएफिशिएंट तो 0 होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2x पर पावर 0 जब होता है तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तब ये 2 होता है। तो x पर पावर 0 का मतलब ही 1 होता है, ये ध्यान में आपको देना है। ऐसा नहीं समझना है कि हम आपको 2 के साथ में 0 को गुना करने के लिए बोल रहे हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया, b का वैल्यू -4, क्योंकि 4 के साथ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर -4 कहेंगे, और c का मान 2 हो जाएगा। अब इतना हो गया सर। अब डिस्क्रिमिनेंट को, जो सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में डी हम लोग बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले उसको विविधकर या विवेचक भी बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर डी लिखेंगे, और डी का मान होता है b² - 4ac। इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण का, एकदम वीवीआई को सूत्र है ये, d बराबर b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac जो है, यहाँ पर हम लोग मान पुट करेंगे। मान पुट करना है तो b का वैल्यू कितना है, -4, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 पे पूरा पर होल स्क्वायर करेंगे, और -4, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, और c का वैल्यू भी 2 है। अब सबको गुना करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे, -4 का 2 टाइम्स करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये ध्यान देना है कि माइनस 2 बार जब 2 टाइम्स होगा तो वो प्लस हो जाता है, और ऐसे भी ध्यान देना है कि जो -4 है वो उसके ऊपर जो पावर रखा हुआ है, पावर जो दिया हुआ, यदि वो ऑड नंबर और इवन नंबर, यही पर देखना है, समझना है कि बहुत बड़े, मान के चलो कि यहाँ पर x -4 पर पावर 2 है, यदि ये छोटा है तो हम लोग 2 टाइम्स गुना कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होता है, मान के चलो कि 101 होता है, तो 101 टाइम्स हम लोग कितना बार उसको गुना करते हैं। हमारे पास उतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है और उतना कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक सीमित समय होता है पढ़ने का और एग्जाम देने का। वहां पर यहाँ देखना है कि जब वहां पर इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्याएं होगी, जब सम संख्याएं होती है तो यहाँ पर जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगी। जब इवन की जगह पर अब ऑड नंबर रहेगा, मतलब विषम संख्या रहेगी, तो जब विषम संख्या रहेगी तो यहाँ पर ये ऋणात्मक हो जाएगा, इट मीन मतलब माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब ये बातें तो बाद में फिर और करेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे कि 2 टाइम्स होगा तो 4 और 4 को गुना करेंगे हम लोग तो 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 40। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो 24। ध्यान में दीजिएगा कि जिस तरह से हमारे घर में जो बड़े होते हैं वो मालिक होते हैं, उनकी पगड़ी होती है, उसी तरह से पगड़ी जस्ट लाइक मतलब कि साइन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो बड़े हैं उनसे ही ये छोटे घटेंगे, लेकिन साइन बड़े का होगा। तो यहाँ पर बड़े जो है 40 है, तो 40 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हम लोग। -24 का मतलब क्या होता है, -24 का मतलब ये हो रहा है बच्चों कि -24 का मतलब होता है कि वो 0 से भी छोटा है। प्लस और माइनस का क्या है रूल्स, यदि 0 से आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन 0 से यदि नीचे आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, माइनस में जा रहा है। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है कि माइनस का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा माइनस आगे जाएगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। अब प्लस में क्या होता है कि जितना बड़ा वैल्यू जाएगा उसका वैल्यू भी उतना ही बड़ा। मान के चलो कि 1 से जैसे 2 बड़ा होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, उसी तरह से माइनस जब आता है 0 से नीचे जब आता है तो 1 के बाद 2 होगा, तो -1 -2 -3 होगा। तो जब -1 हो जाएगा तो -2 होगा जो माइनस से छोटा हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर तो ये 0 से भी छोटा हो गया, तो हम लोग बताए थे आपको कि ये d जो है लेस देन 0 हो गया है। d क्या हो गया, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि 0 बड़ा हो गया d से। तो जब 0 से d से जब 0 बड़ा हो गया तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। ये अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक
अवास्तविक होगी। अब अवास्तविक होगा तो यहाँ ध्यान देना कि जब जैसे अवास्तविक हो गया तो यहाँ पर लिखना है कि ये हल संभव नहीं है। अब आप इसका वैल्यू भी निकालोगे तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि मूल ज्ञात न करके समीकरण के मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति क्या हो गया, यहाँ पर अवास्तविक होगी ये भी लिख सकते हैं, या वास्तविक नहीं होगा ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे मूल को ज्ञात करना है। फिर उसी तरह से सर आप यहाँ देखो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा देखिए, ये भिन्न के रूप में है, मतलब P और Q के रूप में है। ऊपर अंश और नीचे हर होता है, लेकिन अंश और हर से भी हमको मतलब नहीं। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण के रूप से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि A का वैल्यू फिर हम लोग क्या करेंगे 4/3 हो जाएगा, B का वैल्यू -2 हो जाएगा और C का वैल्यू 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना क्लियर कर लिए कि A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू क्या है। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पर D का वैल्यू निकालेंगे, तो B² - 4AC। अब देखना है हमको कि B का वैल्यू -2 है तो B का वैल्यू -2 के होल स्क्वायर। अब 4 और A का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा सर 4/3 और C का वैल्यू 3/4। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अभी तुरंत बताएं कि --2 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो -4। अब यहाँ पर क्या हो गया 0। तो फिर एक केसेस हम आपको ये बताए थे कि D का जब वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, D का वैल्यू जब 0 का बराबर हो जाएगा तब वैसे कंडीशन में इसका हल जो होगा है ना, इसका हल वास्तविक और समान होंगे। तो ये प्रकृति हम लोग को पता हो गया, इसका हल कैसा हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा। अब D बराबर 0 है तो इसका हल वास्तविक और समान हो जाएगा। यहाँ पर D छोटा था 0 से तो अवास्तविक होगा, मतलब हल संभव नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग के पास में तीसरे नंबर क्वेश्चन भी है सर, एकदम VVI क्वेश्चन। कोई भी किताब आप NCERT का किताब हो या दासगुप्ता का प्रकाशन का हो, मतलब भारतीय भवन का भी किताब हो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ऐसे करेंगे कि मूल ज्ञात ना करें और उसकी प्रकृति को बताएं। इससे क्या होगा कि जब इसके बाद और बहुत सारे हिसाब को जब हम बताएंगे तो उसमें क्या होगा कि हिसाब बड़ा होगा। तो पहले ये चेक हम लोग कर लेंगे कि इसका नेचर है क्या, प्रकृति है तो हल होगा, संभव है कि नहीं है। यदि इस तरह से हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे तो आगे हिसाब बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। बहुत सारे लोग करते क्या है बच्चे कि डायरेक्ट हिसाब बनाते हैं और बीच में जाके फंस जाते हैं, वहां पर हल संभव होता नहीं है। तो जब हल संभव नहीं होता है तो बीच में आप उसका कोटेशन लिख भी कुछ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उसी तरह से कुछ देखिए, ये हल का थोड़ा बड़ा हिसाब है, लग रहा है देखने में बहुत बड़ा, लेकिन जितना ही बड़ा ये देखने में लग रहा है बच्चों उतना ही ये आसान होता है। यहाँ देखना है आपको, यहाँ पर फिर उसी तरह से एक स्क्वायर के साथ जो गुना है वहां पर देखें कि 9a² b²। तो A का मान हो गया, B का मान उसी तरह से देखेंगे बच्चों 48 है -48 ABCD और C का वैल्यू कितना देख रहे हैं कि 64 C² और D²। यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर मैथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि A0 = 0 और B0 = 0। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग अभी तो मैट्रिक पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम लोग इंटर में जाएंगे, जब हम लोग IIT का तैयारी करेंगे, थोड़ा अपर लेवल का जो भी तैयारी करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन होता है उसके साइड में जरूर कुछ ना कुछ लिखा होता है, इसके बराबर वो होगा, इसके बराबर ये नहीं होगा, ऐसे करके। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि A0 = 0 B0 = 0। ये इसलिए लिखा हुआ है कि यदि हम A का वैल्यू यहाँ पर 0 देते हैं, यदि A का वैल्यू हम यहाँ 0 देते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल 0 हो जाएगा। यदि A का वैल्यू हम लोग यहाँ 0 देते हैं तो ये इसका टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सपोज करो कि यहाँ B बराबर कह रहा है कि नॉट इक्वल 0, तो यहाँ B बराबर भी 0 हम देते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो देखो 64 C² D² तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका हल भी संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये क्वेश्चन किससे बना रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के हिसाब से बना रहा है। और द्विघात समीकरण A बराबर 0 देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो x² 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण खत्म हो गया। तो द्विघात समीकरण क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको फॉलो करेगा नहीं, तो जब फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका हल संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये दोनों दिया हो। ऐसा नहीं समझना कि ये मैथ में यूज नहीं हो रहा तो ये बकवास है,
ऐसा बात नहीं, इसके बारे में समझना है। ये भले ही यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, लेकिन जब हम IITian बनेंगे, IIT का जब पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर इसको आपको डिफाइन करना होगा कि ये संभव है या नहीं है, ये क्यों दिया हुआ है। तो हम लोग इसलिए इसको समझा दिया आपको। ये एकदम VVI पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर फिर बच्चों देखेंगे कि अब b बराबर निकालेंगे, क्योंकि इसका नेचर पता करना है, तो लिखेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, देखो -48abcd के होल स्क्वायर। अब चलो सर यहां पर देखेंगे 4 और a का वैल्यू कितना है 9a स्क्वायर और b स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना है 64 c स्क्वायर और d स्क्वायर। इस तरह से दोनों पर स्क्वायर कर दें, 64 c स्क्वायर और d स्क्वायर। अब देखिए सर 48 और 48 को गुना करो, 48 और 48 को 2 टाइम्स गुना करो, साइड में करो। यहाँ पर देखो 48 को 48 से गुना करना है, कितना होगा 88 64 6, और कितना हो जाएगा 8 को 4 से गुना करो, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होगा 38। फिर इसको करो 4 से इसको करो, चौक 32, कितना हो जाएगा 3, 4 चौक 16, 16 3, बताओ 8 चौक 32 के 2, बाकी कितना हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर देखना है 4 चौक 16 3 19, 19 यहाँ पर लिखे 19। चलिए जोड़ो सबको, 4 8 10 1 कितना हो जाएगा 12 1 13, उसके बाद कितना हो जाएगा 2304। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ प्लस 2304, देखो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो सबको कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग कि 9 चौक 36 और 64, 36 और 64 को जब गुना करेंगे तो उसी तरह से हो जाएगा, गुना करने पर क्या हो जाएगा 23 यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं 23 0 4, यहाँ भी 23 0 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सब पूरा कैंसिल हो गया, क्या हो गया मान 0 हो जाएगा। अब ऐसे करके 0 जब माना गया, यहाँ पर देखना है बच्चों कि d बराबर 0, तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान। तो इस तरह से हम लोग नेचर को समझेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वास्तविक होगा, किस तरह से अवास्तविक होगा, किस तरह से समान होगा। जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। इस तरह से हम लोग नेचर को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आगे देखो, देखेंगे अब यहाँ पर कि अभी जो आपको बताया कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, ऐसे करके समझना। अब इस क्वेश्चन में देखना है बच्चों कि दूसरे तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। अब वही बात को कर रहा था पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि मूल ज्ञात नहीं करना है और ये पता करना कि उसका प्रकृति क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में कर रहा है, सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग को समझना है कि अटेम्प्ट किसी को करना है तो कैसे क्वेश्चन बनाने के लिए अटेम्प्ट करें। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हो कि यदि मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये डी से पता चलेगा, जो भी जस्ट बताए हैं आपको ये डी से पता चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं। तो वास्तविक होने का दो तरह का विधि है, यदि d के बराबर 0 आ जाएगा तब वास्तविक होगा, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तब वास्तविक होगा। और वास्तविक नहीं होने का एक ही कारण हो सकता है कि उसका वैल्यू जो d से छोटा हो जाए अर्थात 0 आ जाए। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, समझना, यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैथ जब ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट उधर 2 मिनट इधर 2 मिनट, ऐसा करने से मैथ आपको समझ में नहीं आने जा रहा। इसलिए मैथ कोई भारी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ बहुत भारी होता है। मैथ पढ़ने के समय आप कॉन्शियस रहिए कि हमको कैसे समझना है। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको बताया था डी निकालने के लिए, यदि हमको नेचर निकालना है कि वास्तविक है कि नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा, प्रकृति से निकलेगा, जिसको डी कहते हैं। तो डी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए। ए का मान यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर के साथ जो गुना है ए, तो यहाँ पर 4 है। बी का मान क्या होगा, अब यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम आपको देखिए दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर है कि जेड स्क्वायर है तो फिर जेड है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x नहीं है।
तो जब ऐसे कंडीशन आए तो वहां पर 0 लिखना है, वहां पर b का मान क्या लिखना है, 0 लिखना है, और c का मान यहाँ पर -9 होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि d का वैल्यू क्या है। तो d बराबर लिखेंगे b² - 4ac। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वास्तविक है कि नहीं। जब वास्तविक होगा तब तो मूल निकालेंगे, जब वास्तविक होगा नहीं तो वहां पर छोड़ देंगे, कर देंगे हल संभव नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो b² तो 0 के स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है सर 4, और c का वैल्यू -9। चलिए सर यहाँ 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे, 4 और 4 को गुना करो, 4 4 16, और 16 और 9 को गुना कीजिए, 16 और 9 को गुना करेंगे 9 छक 54, हाथ में 5 और 9 और 5 14, 144। और देहाती भाषा में हम लोग जानते भी हैं कि 16 नमा, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो बिहार बोर्ड वाले हैं, जो 16 नमा 144 पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले पढ़ते हैं 69 जा 144। चलिए सर यहाँ पर 144। अब यहाँ पर क्या हो गया कि d का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब d का वैल्यू ग्रेटर देन जब 0 हो गया तब यहाँ पर देखेंगे कि मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। सॉरी, बड़ा है तो असमान होंगे, बड़ा है तो असमान होंगे, असमान होंगे। यहाँ देखना है, हमको ये नहीं देखना है कि मूल समान होगा या असमान होगा, हम लोग को ये देखना है कि वास्तविक होगा कि नहीं। तो वास्तविक जब हो जाता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब वास्तविक हो जाता है तो मूल समान हो या असमान हो, हल संभव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर चेक कर लिए। तो ये तो बच्चों देखो कि इसका मूल वास्तविक है, तो जब वास्तविक है तो हम लोग यहाँ पर उसका हल करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो जब वेरिएबल x दे रहा है तो यहाँ पर x के लिए सूत्र हम लोग लिखेंगे, और इसका जो मूल निकालना होता है, द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है जो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। उसका होता है -b + √d/2a। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक सहायता भी मिल गया कि यहाँ +-d, और d ऑलरेडी हम लोग 144 निकाले हुए, तो डायरेक्ट यहाँ मान निकाल दे। यदि कुछ बच्चों क्या करता है कि डायरेक्ट निकालता है x का मान, तो मूल उसको पता ही नहीं चलता है कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक है। तो जब यहाँ पर वास्तविक होगा तो निकल जाएगा, लेकिन जब अवास्तविक होगा तो बीच में आपका वो मान ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जब रूट में माइनस आ जाता है तो 10th का सिलेबस में, वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या अदर कोई भी बोर्ड हो, लेकिन वहां पर जब रूट माइनस में आ जाती है, रूट के अंदर माइनस होता है, तो उसका मान निकालना संभव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग आगे इंटर का पढ़ाई करेंगे, वहां पर जब आईएससी का में मैथ लेके पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जहां पर -i करके आता है, जो -1 बराबर i² ऐसे करके हम लोग मानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या बोलते हैं उसको। तो वहां हम लोग के यहाँ सिलेबस नहीं है ये। तो अभी जिस सिलेबस का पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि i का वैल्यू यदि हम इसमें यूज भी कर देते हैं तो एग्जाम में जो जांचेगा कॉपी आपका, तो वो गलत कर देगा मैथ। तो इसलिए हम लोग वहां पर टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखना है हमको कि -b, अब b का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखे हैं 0, तो यहाँ पर लिखेंगे -0, अब +-√d, d का वैल्यू क्या निकाले 144, तो यहाँ पर लिखेंगे 144 बटा 2, और a का वैल्यू यहाँ देखेंगे छोटे, a का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब ये तो खत्म हो गया, ये प्लस माइनस आपका हो जाएगा कितना, 0 है तो या तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन रहने दीजिए, इस पे 0 हटाइए, और ये प्लस माइनस बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा आपका 8। अब x का वैल्यू एक बार जोड़ने के बाद एक बार घटाने के बाद, ऐसे हम लोग इसको रूट को लिखते हैं हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में। तो अल्फा और बीटा के रूप में, तो एक अल्फा को लिख देते हैं प्लस में और बीटा को लिख देते हैं माइनस में। तो प्लस में जब हम लिखेंगे x का वैल्यू यहाँ पर, तो 12/8 हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा। और जब हम लोग बीटा के लिए माइनस में लिखेंगे तो -12/8 हो जाएगा। 4 से इसको भी काट दीजिए, 4 3 और 4 से 4 2 8, यहाँ पर 4 से 3 और 4 2 8, इसलिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3/2 और -3/2। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। यही x का वैल्यू है जो मूल कहलाएगा, जिसको हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो मूल को अल्फा और बीटा का नाम देंगे। इस तरह से हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पर, अब देखेंगे इसी तरह का एक मेथड देख लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से दूसरा मैथ है
तो फिर इसका जो देखिए यहाँ पर है कि जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर ये देखना है हमको, फिर क्या करना है, नेचर ज्ञात करना है कि वास्तविक होगा कि नहीं। जब अभी क्या देखे यहाँ पर मैथ में कि d बराबर यहाँ पर जब मान दिए थे 144, अब 144 का जब 12 आ रहा है वर्गमूल, तब ना इसका आगे हम लोग हल निकाले। यदि ये 12 नहीं आता या माइनस 144 आ जाता है तो इसका हल संभव है, फिर यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ता है। तो ऐसे हिसाब बनाने से क्या होगा कि आपका हिसाब अधूरा हो जाएगा। जैसे कुछ भी हम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो नियम होगा, बनाने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। जो पहले लिखना चाहिए उसको बाद में लिखोगा, जो पहले बाद में लिखना, तो इस तरह से आप गलत हो जाओगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे ए का वैल्यू क्या होगा, एक जेड स्क्वायर के साथ में कुछ भी कोफिशिएंट नहीं नजर आ रहा है, तो वहां पर ऐसे में कोफिशिएंट हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। अब रहा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू है तो जेड के साथ जो गुना होगा तो बी बराबर लिखेंगे 1/2, और सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू यहाँ पर है -3। अब यहाँ पर फिर हम ध्यान देंगे कि हमको बताना क्या है सर, सबसे पहले बताना है कि इसका नेचर क्या है, वास्तविक है या अवास्तविक। हम बताए भी हैं आपको कि वास्तविक 2 केसेस में हो सकता है और अवास्तविक 1 केसेस में। 2 केसेस में कौन, यदि डी का वैल्यू 0 आ गया तब वास्तविक होगा और उसका मूल समान हो जाएगा। डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक होगा, लेकिन उसका मूल जो होगा, जो मूल यहाँ पर निकाले हैं 2, द्विघात समीकरण इसमें 2 मूल निकलेगा, उस पर 3 घात रहेगा तो 3 मूल निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, x का वैल्यू 1 होता है तो 1 निकलता है, क्योंकि उस पर पावर 1 है, उसका वैल्यू भी 1 होगा। द्विघात समीकरण में क्या होता है, पावर 2 है तो इसलिए वैल्यू उसका 2 निकलेगा। यदि पावर कहीं पर 3 लिखते हैं, 9th क्लास में हम लोग गुणनखंड फैक्टर पढ़े हैं, तो उस फैक्टर में क्या होता है, एक क्यू करके आता है गुणनखंड बनाने के लिए। एक चैप्टर है आपका भारतीय भवन में भी देखिएगा, एनसीईआरटी में भी देखिएगा कि ऐसा गुणनखंड आएगा जिस पर पावर 3 होता है, तो उसमें 3 ब्रांचेज हो जाता है गुणनखंड के लिए, 3 वो वैल्यू आता है। अब यहाँ पर वही उसी तरह से यहाँ से देखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले d का वैल्यू निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, 1/2 के होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है -3। अब यहाँ पर देखना 1/4 हो गया, अब माइनस और माइनस गुना करो, क्योंकि इसको घेर के भी आप लिख सकते हो, 4 तिया 12। यहाँ पर लिखिए 12, नीचे कुछ नहीं था, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 4, तो 1 प्लस ये 12 चौक 48, कितना हो गया बच्चों 49/4। अब यहाँ 49/4 आ गया, तो 49/4 है या कुछ भी है उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि ये प्लस में है कि नहीं है, तो प्लस में है, तो प्लस में है, कुछ भी प्लस में होगा तो वो 0 से तो बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो लिखेंगे कि मूल वास्तविक है। यहाँ पर लिख भी देंगे कि d ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब क्या होता है, असमान का मतलब होगा कि 2 को मूल निकलेगा और समान होंगे, 2 मूल निकलेगा, दोनों का मान अलग अलग होगा। समान का मतलब क्या हो गया कि जितना मान अल्फा का होगा उतना ही मान बीटा का होगा, तो मूल अवास्तविक हो गया। अब मूल अवास्तविक हो गया तो इस तरह से हम लोग फिर यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने का तरीका क्या है, देखिए जब यहाँ पर देखिएगा कि जब ये x का द्विघात समीकरण था तो हम लोग यहाँ पर सूत्र क्या लिखे, x बराबर, जब यहाँ पर z का द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर, यहाँ से देखिएगा अगेन, यहाँ से देखिएगा z बराबर तो -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पर मान लीजिए सब, तो -b का वैल्यू क्या है 1/2, तो -1/2 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर d का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है 49/4, यहाँ लिखेंगे 49/4 और 2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू z स्क्वायर के साथ क्या है गुना, z स्क्वायर के साथ में कुछ भी गुना आगे नहीं है, तो नहीं है जब गुना तो उसको क्या कहेंगे 1 कहेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे -1/2 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 और यहाँ 2 हो जाएगा /2। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक अल्फा के लिए एक बीटा के लिए निकालेंगे। तो पहले हम लोग अल्फा के लिए निकालते हैं, तो -1/2 और प्लस 7/2। अब देखिएगा कि ये नीचे 2 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऊपर का एलसीएम ले लीजिए 2, तो -1 + 7, इसको उलट दीजिए, अंश हर अंश में ऐसे करके हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऊपर में 6/4, इसको क्रॉस कीजिए 3, ये हो जाएगा 2, 3/2 हो गया, 3/2 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग बीटा का मान निकालेंगे, तो इस बार माइनस करेंगे 1/2, फिर -7/2
2। इसको उलट देते हैं सर, पूरा पर ऐसे कर देते हैं 1/2, या रहने दीजिए, एक बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर उसी तरह से 2, तो ये हो जाएगा -1 -7 और 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि -8/4, ये 4 दूनी 8 बराबर -2। अब इसी तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर z का वैल्यू कितना आ रहा है, z का वैल्यू z बराबर कितना आ रहा है सर, z का आ गया 3/2 और -2, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वास्तविक जब होंगे तब द्विघात समीकरण में हम लोग हल कैसे निकालते हैं। उतार लीजिए क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि p के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो देखिए सर, अभी दो हिसाब, पीछे भी हम लोग कुछ हिसाब बनाया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि d मतलब द्विघात समीकरण में जो है d का बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि d आपको निकालने नहीं आएगा, d से आपको नेचर ज्ञात करने नहीं आएगा, तो बहुत ही मुश्किल है हिसाब को बनाना। देखिए अलग तरह का फिर मैथ आ गया कि p के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर होगा। तो हम आपको बताए थे कि मूल डिस्क्रिमिनेंट में कब बराबर होता है, द्विघात समीकरण का मूल कब बराबर होता है। तो द्विघात समीकरण का मूल जो होता है वो d बराबर 0 रहेगा, तो वास्तविक तो होगा ही, लेकिन वो उसका मूल क्या होगा, बराबर। मूल बराबर का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण में 2 होता है, एक अल्फा एक बीटा मूल होता है। अब वो अल्फा और बीटा जो मूल होता है तो उसके हिसाब से क्या होता है कि दोनों का वैल्यू, यदि किसी का वैल्यू 4 आ रहा है तो दूसरा वैल्यू 4 आ रहा है, तीसरा वैल्यू 4 आ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि p के किस मान के लिए ऐसा होगा कि दोनों का मूल बराबर हो जाएगा, वही p का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे कि हम जानते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है कि मूल बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब विवेचक उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। तो d बराबर b² - 4ac करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू पहले निकालेंगे सर। a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, p हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि a का वैल्यू, यहाँ पर b का वैल्यू -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 के होल स्क्वायर 4। a का वैल्यू कितना है, यहाँ p है, तो a के वैल्यू p लिखेंगे, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि -2 टाइम्स जब होगा तभी बताए थे कि क्या हो जाएगा, 25। अब देखिएगा यहाँ जब बराबर है तो इम्प्लाइज का चिन्ह या का या और का चिन्ह देना है, या नहीं कि यहाँ पर भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर 4 और 3 12 और p बराबर 0। अब देखिए हमको p का वैल्यू निकालना है, तो एक साइड रखेंगे बिना p वाले को, एक साइड विदाउट p। तो यहाँ पर 12p को लेफ्ट साइड में रख लेंगे और राइट साइड में किसको ले जाएंगे, -25 को, और माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए p बराबर 25/12 आंसर है। कहने का मतलब हुआ कि इस मैथ में यदि p के जगह पर 25/12 यदि मान दे दिया जाए, p के जगह पर 25/12 यदि मान दे दिया जाए, तो इसका वैल्यू जो होगा वो d बराबर 0 आ जाएगा, तब इसका मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मूल वास्तविक भी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे अभी क्वेश्चन और हम लोग पढ़ते रहेंगे। और ये ध्यान देना है कि आप लोग जो भी 10th वाले बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बुक्स निकाल के, और बहुत सारा और इसमें इसी पर आधारित क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को बनाएंगे। जब प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में हमको लिख के मैसेज करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, फिर अगले वीडियो में हम फिर आपको उस मैथ का जो भी सॉल्यूशन होगा हम आपको बताएंगे और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। ये अभी हम बोर्ड पर लिखते हैं, बाय द वे कभी मिस्टेक से कुछ लिखा जाए उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। इस चीज को मतलब ज्यादा आप लाइटेड ना करें, क्योंकि हाथ से लिखने के समय में क्या, हम भी गॉड नहीं है, भगवान नहीं है कि जितना भी लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। होता क्या है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, अब 3 जहां लिखना होगा वहां पर 2 लिखा जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मिस्टेक। ऐसे अदरवाइज लेने का नहीं है, ऐसे न के बराबर ही होता है, लेकिन कभी हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे बनाना है मैथ, और फिर आगे वाले क्लास में हम आपको इसके आगे वाले मैथ बताएंगे। और सभी बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप एनसीईआरटी का बुक जरूर खरीद लें, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको इवनिंग टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको हम एनसीईआरटी का मैथ 9th और 10th वाले बच्चों को हम जरूर पढ़ाएंगे।
तो इसलिए आपको बुक होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज मान के चलो कि तीन नंबर एक्सरसाइज में है कि 4-5 चैप्टर है, 3.1, 3.2, 3.4, इस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपको न छूटे। और जो भी कमेंट्स बॉक्स में आपको परेशानी होगा वो लिखते रहिएगा। तब तक जो है मेरा चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और तब तक के लिए दिलीप सर का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत हमारे वीडियो पर। वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।